हाय एवरीवन, पिछले दो लेक्चर में हमने कवर कर लिया था काफी सारे रेडिएशन प्रेशर के हमने केसेस कवर कर लिए थे। लेकिन आज हम जो केस कवर करने वाले हैं वो केस थोड़े से इंटरेस्टिंग है और थोड़े से आपको दिमाग लगा करके देखने वाले हैं। अगली वीडियो में जो हम केसेस कवर करने वाले होंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो उनमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आज के केस में हम बात कर लेते हैं। आज हमारा केस क्या है? सिंपल सा केस है, अच्छे से समझिए और जो जो मैं बोलूंगा वो सब गौर से सुनना। सिंपल सा है कि यार एक स्ट्रेट सरफेस पे एक लाइट गिर रही है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है और इंटेंसिटी आई है और एरिया ए है। अब हमें क्या बोला गया है? हमें बोला है कि फॉर अ जनरल केस हमें ये प्रेशर निकालना है। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्टिव पावर आर है, एब्जॉर्प्टिव पावर जो है 1 माइनस आर होगी ही होगी, क्योंकि आर प्लस ए 1 होता है। तो अगर हमें ये चीज गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं और अगर ये चीज गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं। दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैंने आपको पहले चीज बता दी कि r इक्वल टू आर है तो a हम निकाल सकते हैं। a हमारे लिए हो जाएगा 1 माइनस आर। बहुत सुंदर। अब देखते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो पिछले दो केसेस में हम नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना जानते हैं। कैसे निकालते हैं हमें पता है। डायरेक्टली अब मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो i a लैम्डा बाय h c है। अब अगली लाइन जो है, क्योंकि इस लाइट की बीम से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी हो रहा है, क्योंकि मैंने ये जनरल केस माना है। मैंने ये नहीं माना कि 100% रिफ्लेक्शन है, मैंने ऐसा भी नहीं माना कि 100% एब्जॉर्प्शन है। मैंने ऐसा माना है कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा कि कितने फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड। अब टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स में अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड पावर का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड मिल जाएंगे? ध्यान से सुनो, मैंने इनका मल्टीप्लाई क्यों किया? ये तो मेरे टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं कि भैया टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इतने हैं। ये r क्या है? r इज अ फ्रैक्शन कि कितनी पावर रिफ्लेक्ट हुई है। अगर इस फ्रैक्शन में मैं टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे वो फोटॉन्स मिलेंगे कि कितने फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हो गए। मैंने इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई किया टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स का। तो इस टोटल नंबर जो एक प्रोडक्ट के बाद मुझे नंबर मिलेगा, ये नंबर मिलेगा कि भैया रिफ्लेक्टेड हुए कितने फोटॉन्स हैं। सेम ही चीज मैंने किया एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन के लिए पावर क्या है? 1 माइनस आर। ये फ्रैक्शन ऑफ पावर एब्जॉर्प्शन है, फ्रैक्शन ऑफ पावर एब्जॉर्ब। तो मैंने उसमें टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स का मल्टीप्लाई किया, तो ये मुझे वो फोटॉन्स की गिनती दे रहा है जितने फोटॉन्स मेरे एब्जॉर्ब हुए होंगे। अगर आप इन दोनों का ऐड करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि इस टोटल में से ही तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है और इस टोटल में से ही कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि डेल्टा पी जो कि चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम रिफ्लेक्टेड के केस में ये 2h लैम्डा होता है, ये आप सब जानते हैं। डेल्टा पी एब्जॉर्प्शन के केस में h लैम्डा होता है, ये भी आप जानते हैं पिछले दो केसेस से। अब हम देखते हैं कि यार कितनी फोर्स रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड की वजह से कितनी फोर्स जनरेट हुई। तो वो फोर्स जनरेट हुई 2h लैम्डा इनटू ia लैम्डा अपॉन hc इनटू r। ये तो मेरे टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए, कितने फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हुए और कितना चेंज इन मोमेंटम क्रिएट हुआ रिफ्लेक्शन की वजह से। तो क्या मेरी फोर्स आ गई? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पिछली वाली वीडियो जरूर देख के आए। तो ये मेरी क्या हो गई? फोर्स कितनी रिफ्लेक्शन की वजह से क्रिएट हुई। अब ये डाउनवर्ड क्यों है, अपवर्ड क्यों नहीं है? तो ये आपको लेक्चर के दौरान बताया जाता है, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन के लिए कितनी फोर्स जनरेट हुई है। एब्जॉर्प्शन के लिए हम देखें तो एब्जॉर्प्शन के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं? इतने। और चेंज इन मोमेंटम कितना है? h लैम्डा इतना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या मिल गई? फोर्स जनरेटेड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स। तो ये मेरे पास रिफ्लेक्शन की वजह से आ गई, ये मेरे पास एब्जॉर्प्शन की वजह से आ गई। लेकिन क्या अब मेरे को अगर नेट फोर्स निकालनी है तो नेट फोर्स क्या होगा? इन दोनों का सम ही क्यों हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन सेम है, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमने क्या कर दिया भैया? ऐड कर दिए दिस प्लस दिस। सॉल्व करोगे तो ia अपॉन c इंटू 1 प्लस आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ia अपॉन c इंटू 1 प्लस आर, ia अपॉन c इंटू 1 प्लस आर। बहुत सुंदर। तो इसका मतलब अगर मैं एरिया को नीचे भेज दूं तो क्या प्रेशर मिल जाएगा? I अपॉन c इंटू 1 प्लस आर। प्रेशर क्या मिल गया? I अपॉन c इंटू 1 प्लस आर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आते हैं हम अपने चौथे केस पे। चौथा केस क्या है? और इंटरेस्टिंग, और अच्छे से सुनना कि और क्या बता रहा है। इस बात को समझो कि अभी तक हम जो एरिया ले रहे थे वो ले रहे थे एकदम सीधा।
अभी तक हम जो लाइट गिरा रहे थे एकदम गिरा रहे थे परपेंडिकुलर, लेकिन अब हमने लाइट को दे दिया कुछ एंगल कि हमारी लाइट कुछ एंगल पर गिर रही होगी, हमारी लाइट कुछ एंगल पर गिर रही होगी। तो r इक्वल टू 1, पहले मैं ये केस मान के चल रहा हूं कि मेरा टोटल जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है, केवल और केवल रिफ्लेक्शन मेरे को देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब अब अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स लिखूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होते हैं, IA लैम्डा अपॉन HC, IA लैम्डा अपॉन HC। तो cos थीटा कहां से आ गया सर, cos थीटा कहां से आ गया? इस बात को क्लियर रखो अपने दिमाग में कि जो हम ये एरिया लेते हैं, ये एरिया सरफेस का एरिया नहीं होता, ये एरिया सरफेस का एरिया नहीं होता, ये एरिया होता है लाइट का एरिया। ये एरिया क्या होता है, लाइट का एरिया, परपेंडिकुलर एरिया जो कि बीम ऑफ लाइट कवर कर रही है, परपेंडिकुलर एरिया जो बीम ऑफ लाइट कवर कर रही है वो होता है ये एरिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने तुमको डिफाइन ही ये एरिया कर रखा है तो परपेंडिकुलर एरिया क्या a cos थीटा हो जाएगा? अरे हाँ या ना बोलो यार, ये एरिया a है तो ये परपेंडिकुलर एरिया हुआ, और ये परपेंडिकुलर एरिया हुआ तो ये a cos थीटा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सुंदर, मजेदार, बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स लिखने हैं तो मेरे लिए जो एरिया होगा वो होगा a cos थीटा, मेरे लिए जो एरिया होगा a cos थीटा होगा। तो I a cos थीटा लैम्डा अपॉन HC इज माय टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, अब देखो अगर मेरा फोटोन इस तरीके से जा करके इस तरीके से जा रहा है, ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम इस तरफ, फाइनल मोमेंटम इस तरफ, इनिशियल इस तरफ, फाइनल इस तरफ। तो अगर मुझे चेंज लिखना है तो चेंज का डायरेक्शन क्या ऐसे ही आएगा, चेंज का डायरेक्शन क्या ऐसे ही आएगा, इस तरफ h बाई लैम्डा और इस तरफ h बाई लैम्डा। क्या हुआ, इनिशियल क्योंकि माइनस होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैंने इनिशियल को इस तरफ घुमा दिया। सही बात है कि नहीं है? तो क्या हो गया, क्या 2h बाई लैम्डा cos थीटा हो गया, 2h बाई लैम्डा cos थीटा, 2h बाई लैम्डा cos थीटा इज माय चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अगर चेंज इन मोमेंटम मिल गया तो क्या फोर्स पे आ सकते हैं? तो क्या फोर्स पे आ सकते हैं? बहुत सुंदर, 2h बाई लैम्डा cos थीटा इनटू टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इससे क्या मुझे फोर्स मिल गई? अच्छा, फोर्स क्या मिली? फोर्स मिली 2 into I into a cos square theta upon c। क्या मिली? 2 into I into a cos square theta upon c। बहुत सुंदर। अब इस एरिया को नीचे भेज दो, क्या प्रेशर मिल गया? क्या प्रेशर मिल गया? सो दिस इज द रेडिएशन प्रेशर व्हेन अ लाइट इज कमिंग at an angle of theta to the surface। when a light is coming at an angle theta to the surface, तो रेडिएशन प्रेशर जो जनरेट होगा मेरे सरफेस पर वो होगा 2I cos स्क्वायर थीटा अपॉन c। सही बात है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, इसी केस के साथ हम एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, वो ले लेते हैं कि अगर लाइट मेरी पूरी की पूरी एब्जॉर्प्टिव होगी, मतलब a इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां पे मेरा r क्या है? 0 है, कंप्लीटली a इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चेंज क्या आया? क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स में चेंज आएगा? नहीं। क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स में चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं। तो चेंज कहां आया? फाइनल मोमेंटम शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम शून्य हो गया। क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम एकदम समाप्त। क्या बचा? केवल इनिशियल मोमेंटम। अरे हाँ या ना बोलो, रिफ्लेक्शन ही नहीं है यार, रिफ्लेक्शन ही नहीं है, केवल एब्जॉर्प्शन। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या चेंज इन मोमेंटम इसी डायरेक्शन में है? क्या चेंज इन मोमेंटम यही रहेगा? क्या चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू भी यही रहेगी h बाई लैम्डा? क्या चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू भी यही रहेगी h बाई लैम्डा? तो क्या फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू हो जाएगी h बाई लैम्डा इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। अरे हाँ या ना बोलो यार, चेंज इन मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स, दिस इज माय फोर्स। फोर्स कितनी हो गई? IA cos थीटा अपॉन c, IA cos थीटा अपॉन c। और फोर्स ट्रांसफर किस डायरेक्शन में? ये सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोर्स ट्रांसफर मेरी इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मेरा फोटोन गिरा है, जिस डायरेक्शन में मेरा चेंज इन मोमेंटम है, उसी डायरेक्शन में मेरी फोर्स ट्रांसफर है। तो फोर्स ट्रांसफर इस केस में मेरी इसी डायरेक्शन में होगी, फोर्स ट्रांसफर टू द सरफेस बाय द फोटोन। ठीक, अब अगर मुझे प्रेशर लिखना है तो प्रेशर लिखने के लिए मुझे चाहिए परपेंडिकुलर फोर्स, उसका मल्टीप्लाई मैं एरिया से करता हूं, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, ठीक है, उसका डिवाइड मैं एरिया से करता हूं। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। ठीक, तो अब जब मैं इसका एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मुझको ये मिल जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, I cos स्क्वायर थीटा अपॉन c, I cos स्क्वायर थीटा अपॉन c। तो मेरे को आपको ये बताना है इस केस में
कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहां पर जो cos स्क्वायर थीटा आ रहा है वो डायरेक्टली फॉर्मूले से नहीं आ रहा, वो आ रहा है आपके F परपेंडिकुलर से। क्योंकि जब आपको दिख रहा है आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में है, आपको परपेंडिकुलर बनाने के लिए cos का कंपोनेंट और लेना पड़ेगा। आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में, एक और cos का कंपोनेंट लेंगे तो एक cos थीटा और आएगा, वो cos थीटा इस cos थीटा में मल्टीप्लाई होकर के cos स्क्वायर थीटा जनरेट करेगा, तब जाकर के मेरा रेडिएशन प्रेशर I cos स्क्वायर थीटा बाई c बनेगा। तो इसमें मेरे को ये बताना था कि यार ये cos स्क्वायर का कंपोनेंट डायरेक्टली फॉर्मूले से नहीं आएगा, तो आप गलती इस मामले में कर देंगे, और ये जनरली एडवांस में आता है, ये जनरली एडवांस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज का मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, केस 3 आपको क्लियर है, केस 4 भी आपको क्लियर है। अगले 10 मिनट के शॉर्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे केस 5 और केस 6, जो कि होगा स्फीयर पे और एक होगा कोनिकल पे, कि डायरेक्टली उन पर कैसे फोर्सेस और प्रेशर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, वही शेप ज्यादातर इंपॉर्टेंट होती है, वही शेप डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।